एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यानी कि यूरोप में किस तरीके से लोगों के अंदर ये नेशनलिज्म की फीलिंग आई। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से यही आता है कि नेशनलिज्म का क्या मतलब होता है। नेशनलिज्म का मतलब होता है एक तरीके से अपने देश से प्यार करना, आपस में लोगों को ये समझना कि हम लोग एक देश को बिलोंग करते हैं, एक कॉमननेस की फीलिंग। पहले के ज़माने में क्या होता था, राजा होता था, ठीक है, राजा वाला शासन होता था। हम जैसे आज गवर्नमेंट वगैरह चुनते हैं, ऐसा नहीं होता था, ठीक है, राजा वगैरह। तो लोग क्या थे, आपस में तो कोई कॉमननेस थी नहीं उनमें। बस क्या सबकी कॉमननेस केवल एक ही थी कि हमारा राजा सेम है, दैट्स इट। जैसे आज हमारे अंदर क्या कॉमननेस है कि हम सब भारतीय हैं, हम सब मिलकर अपनी गवर्नमेंट चुनते हैं। गवर्नमेंट कुछ गलत करेगी तो हम सब मिलकर उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। हम लोगों में भाईचारा है, प्यार है, एक दूसरे के प्रति एटलीस्ट ये वाली फीलिंग तो है ही कि हम सब एक हैं, राइट। पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था। तो ये फीलिंग फिर लोगों में कहाँ से आई। देखो, कभी भी कोई इस तरह की फीलिंग डेवलप होती है तो धीरे धीरे अत्याचारों के ही वजह से होती है। तो राजाओं का क्या हो रहा था उस समय, बिल्कुल निरकुंश शासन चल रहा था। निरकुंश मतलब जिस पे कोई अंकुश ही ना हो। तो राजा जो चाहते थे वो कर लेते थे, जो चाहते थे वो कर लेते थे। प्रजा परेशान हो चुकी थी और फिर यूरोप के लोगों ने धीरे धीरे इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, ठीक है। इसीलिए हमें ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये यूरोप में ही नहीं, धीरे धीरे फिर पूरी दुनिया में फैला। तो इस चीज़ को समझाने के लिए कि किस तरीके से ये राजाओं के शासन खत्म होकर जो नेशन स्टेट बने हैं ना, जैसे कि जो हमारा भारत है, जैसे कि गवर्नमेंट बनती है, हमारे द्वारा चुनी जाती है, हमारे ऊपर फिर वो क्या है, कई तरीके से शासन तो नहीं कह सकते हम करते हैं, मगर हमारे लिए काम करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ की वजह से हमको चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या दिखाया जा रहा है, आपको एक बहुत अच्छी सी पेंटिंग बनाई गई है फ्रेडरिक स्यूरो के द्वारा। ये पेंटर थे, इन्होंने 1848 में एक पेंटिंग तैयार की। ये पेंटिंग में जो भी कुछ हो रहा है ये सब सिर्फ उनकी कल्पना थी। ऐसा वहाँ उस समय कुछ भी नहीं हुआ था यूरोप में। ये सिर्फ फ्रेडरिक स्यूरो की एक कल्पना है जो उन्होंने अपनी पेंटिंग में डाली है। मैं तुम्हें शॉर्ट में पहले पेंटिंग समझा देती हूँ, फिर लाइन बाय लाइन लेंगे। देखो, फ्रेडरिक स्यूरो ये चाहते थे, क्योंकि वो फ्रांस के एक पेंटर थे, वो ये चाहते थे कि दुनिया इन राजाओं के शासन से मुक्त हो जाए। तो उन्होंने कल्पना करी कि भाई ये जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यहाँ पर खड़ी हुई आपको दिखाई है, इनके पास लोग जो हैं, ये पूरी दुनिया के लोग जो हैं ये आ रहे हैं, जो आगे निकल गए हैं, ठीक है। उनको तो इन्होंने दिखाया कि इन्हें आज़ादी मिल गई, मिली किसी को भी नहीं थी, सिर्फ ये कल्पना कर रहे हैं, राइट। तो इन्होंने कल्पना करी कि इन देशों को तो आज़ादी मिल गई है, जो इनके पास आए उन देशों को आज़ादी मिलने वाली है। इन्होंने अपनी पेंटिंग में बनाया है कि फ्रांस बिल्कुल पास आ गया, यानी कि फ्रांस भी जो है अब आज़ाद होने वाला है। आप जो चाहते हो वो अपनी पेंटिंग में बना लेते हो, ये भी जो चाहते थे वो इन्होंने अपनी पेंटिंग में बना लिया कि फ्रांस आज़ाद हो गया, फ्रांस के पीछे जर्मनी आ रहा है, ठीक है, जर्मनी भी आज़ाद होने वाला है इन राजाओं के निरकुंश शासन से। और फिर पीछे 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 रूस वगैरह, लुम्बार्डे, बहुत सारे इन्होंने देशों के नाम बताए, पोलैंड वगैरह, कि ये लोग भी सब जो हैं वो इस शासन से, राजाओं के निरकुंश शासन से एक तरीके से आज़ाद होने वाले हैं। तो बेसिकली मोटा मोटा इन्होंने अपनी मीनिंग में यही बताया। ऊपर इन्होंने दिखाए हैं कि ये देखो, देवी देवता, ये सब भाईचारे के प्रतीक दिखाए हैं कि जीसस क्राइस्ट भी आ गए, एंजल्स भी आ गई, सब ये लोग जो हैं ये सब ना एक तरीके से खुश हो रहे हैं देखकर। भाईचारे के ये प्रतीक दिखाए गए हैं कि नीचे पूरी दुनिया इकट्ठी हो गई एक तरीके से स्वतंत्रता के लिए। तो ऊपर सारे भगवान भी इकट्ठे हो गए हैं और हम सब एक तरीके से वो एक है वाली फीलिंग आ रही है ना। और ये सब बहुत खुश हो रहे हैं कि नीचे सब अच्छा चल रहा है। अब सबसे नीचे ज़मीन में अगर देखो तो ये क्या पड़े हुए हैं, ये पड़े हुए हैं एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस के टूटे फूटे टुकड़े। जैसे क्या होता है, राजाओं के मुकुट टूटे हुए हैं। क्यों दिखाया उन्होंने ये कचरा अपनी पेंटिंग में, ये दिखाया कि अब ये सिर्फ एक कचरा रह गया, राजाओं के मुकुट अब सिर्फ एक कचरा रह गया है, अब इसका कोई मतलब नहीं है, हमारे लिए अब कुछ राजा रहा ही नहीं है। ये सब कुछ सिर्फ बार बार बोल रही हूँ, फ्रेडरिक स्यूरो ने सिर्फ अपनी कल्पना की थी, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, होने में बहुत वक्त लगेगा ये सब, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस चैप्टर को प्रॉपरली। तो इन्होंने अपनी पेंटिंग को जो नाम दिया था, इनकी पेंटिंग का नाम था द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, ठीक है। इस नाम को अच्छे से याद रखना, द पैक्ट बिटवीन नेशंस, यहाँ तक ये पूरा नाम है, इसको आपको याद कर लेना है। फ्रेडरिक स्यूरो ने बनाई थी 1848 में। एमसीक्यू का क्वेश्चन है, आ सकता है। चलिए, इन 1848 Frederick Suro, a French artist, prepared a series of 4 prints, visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics, as he called them. ध्यान से समझना, धीरे धीरे समझना। देखो, इन 1848 में फ्रेडरिक स्यूरो एक फ्रांस का जो है वो आर्टिस्ट होता है, फ्रेंच आर्टिस्ट होता है, ठीक है। इसने प्रिपेयर की थी सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स, 4 प्रिंट्स बनाए थे, 4 पेंटिंग के प्रिंट्स बनाए होंगे उन्होंने। और उन पेंटिंग्स में उन्होंने क्या किया, अपने ड्रीम को, अपने सपने को विजुलाइज किया कि दुनिया कैसी होनी चाहिए, आज़ाद होनी चाहिए, आज़ाद हो जानी चाहिए इन निरकुंश राजाओं से, ठीक है। और वो कैसा वर्ल्ड चाहते थे जो बना हो किससे, मेड अप हो किससे,
डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक से। ठीक है, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक का मतलब यही होता है कि एक ऐसा समाज जिसमें जो है पब्लिक का जो है वो चले, राजाओं का शासन ना हो, हम अपने नेता खुद इलेक्ट करें, इस तरह का वो समाज चाहते थे। ठीक है, तो वही उन्होंने अपनी कल्पना में बना लिया। द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज शोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। जो पहला प्रिंट है वो क्या शो करता है? यूरोप और अमेरिका के लोगों को शो करता है। मैन एंड वीमेन, यानी कि मैन और वीमेन ऑफ ऑल एजेस, यानी कि इसमें आदमी भी आ रहे हैं, औरतें भी आ रही हैं। अब ये लाइन में देखो, इसमें आदमी भी, औरतें भी, बच्चे भी, आपको सब दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये लोग भी सब आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये सब? सारे सोशल क्लासेस के लोग भी हैं इसमें, मतलब अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, ऊंची जात, नीची जात, हर तरीके के लोग जो हैं वो आ रहे हैं, यानी कि दुनिया अब इकट्ठी हो चुकी है। मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन, ये सब जो हैं ये लाइन बनाकर चले आ रहे हैं। एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, यानी कि अपना एक सम्मान जो है वो अदा कर रहे हैं। जैसे हम नमस्ते करते हैं ना, ऐसा ही ये लोग भी सर झुकाते हैं। भगवान के आगे हम क्या करते हैं? अपना होमेज प्रदान करते हैं, है ना, जैसे उनके आगे सर वगैरह झुकाते हैं। तो ऐसे ही स्वतंत्रता की देवी के आगे ये सभी लोग जो हैं, पूरे समाज के लोग, आदमी हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, हर सोशल क्लास के हैं, ये लोग सब जो हैं वो इनके पास आ रहे हैं, होमेज प्रदान कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं। जो स्वतंत्र हो रहे हैं वो इनसे आगे निकल गए हैं, जो स्वतंत्र नहीं हुए हैं वो अभी इनसे पीछे हैं। आगे आते हैं। एज यू वुड रिकॉल, भाई आपको याद ही होगा कि आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। तो भाई देखो, फ्रांस में जब रेवोल्यूशन हुआ था, देखो फ्रांस में ना सबसे बड़ा रेवोल्यूशन सबसे पहले फ्रांस में ही हुआ था राजाओं के खिलाफ। जब पब्लिक बिल्कुल मतलब उतर आई थी कि नहीं, अब हम नहीं सुनेंगे, हमें नहीं चाहिए राजा, मार दो इसको, ख़त्म करो, और फिर हम अपनी गवर्नमेंट खुद चुनेंगे। ठीक है, हम अपना नेता खुद चुनेंगे, इस तरीके का। पहले तो वो ये था ना, राजा, राजा का बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, ये सब चलता था। फ्रांस में हो गई बहुत बड़ी क्रांति, लोग परेशान हो चुके थे। परेशान भी क्यों हुए थे? आपने शायद 9th में भी पढ़ा होगा, है ना, कि राजा बहुत ही रॉयल तरीके से रहता था और प्रजा बिल्कुल गरीब हो गई थी। और कुछ मतलब एक तरीके से प्रजा को ये लगने लगा था कि इनको तो कोई मतलब ही नहीं है, कि हमको खाने के लिए भी नहीं है, और ये इतना रॉयल स्टैंडर्ड से रह रहे हैं। तो प्रजा ने क्या किया था? विद्रोह कर दिया था। और ऐसे विद्रोह तो इतिहास में बहुत बार हुए, लेकिन फ्रांस में सबसे बड़ा जो विद्रोह हुआ था वो फ्रांस में ही सबसे पहले हुआ था। ठीक है, तो फ्रांस में स्वतंत्रता को एक फीमेल फिगर के रूप में मानते थे, मतलब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इसीलिए बनाया गया, जिसे हम क्या बोलते हैं? भारत माता। ठीक है, तो फ्रांस में वो स्वतंत्रता की देवी बोलते हैं उनको। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। आगे आते हैं। हेयर यू कैन रिकग्नाइज, अब आप यहाँ पर पहचान भी सकते हो कि इनके हाथ में क्या है? टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है, शी बियर्स इन वन हैंड। तो एक हाथ में तो ज्ञान की मशाल है, कि लोगों को आज समझ में आ गया है, लोगों को ये ज्ञान हो गया है कि उनके साथ गलत होता था, क्या सही है क्या गलत है, लोगों को समझ आ गई। ज्ञान की एक जो टॉर्च है इनके हाथ में, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के हाथ में। और दूसरी तरफ उनके हाथ में क्या है? चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, लोगों के अधिकारों का घोषणा पत्र है उनके हाथों में। अब जब स्वतंत्र होंगे तभी तो अधिकार मिलेंगे, इसके पहले तो राजाओं का शासन होता था। अब राजाओं के शासन में क्या होता था? कोई अधिकार होते थे पब्लिक पे? नहीं ना, राजा जिसको चाहे उसको बंद कर दे, जिसको चाहे उसको कुछ भी दे दे, जिससे चाहे जो कुछ छीन सके। तो लोगों पे अधिकार थे ही नहीं, राजा के खिलाफ कोई बोल ही नहीं सकता था। लेकिन स्वतंत्रता की देवी के हाथ में क्या दिखाया गया है? कि लोगों के अधिकारों का घोषणा पत्र है, अब आप लोगों के पास ये अधिकार होंगे। तो एक हाथ में क्या है? टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है, और दूसरे हाथ में क्या है? चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन इन अदर हैंड है। ठीक है, ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड, यानी कि सामने धरती पर, अगर ज़मीन पर आप देखें इमेज में, तो क्या पड़े हुए हैं? शटर्ड रिमेन पड़े हुए हैं। ये देख रहे हो आप? एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस के, यानी कि राजाओं वालों के इंस्टीट्यूशंस के मुकुट वुकुट टूटे फूटे पड़े, और ये दिखाया गया है कि अब भैया आप हमारे लिए कुछ नहीं है, ये सब कचरा हो गया है। ठीक है, सो ये एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन क्या होता है? भाई एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब होता है कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जिस पर किसी का अंकुश ना हो। चलो यहाँ डेफिनेशन में देखो कि लिटरली अ गवर्नमेंट और सिस्टम, एक ऐसी सरकार या एक ऐसा सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज़ नो रिस्ट्रेंट्स ऑन पावर, जिस पर कोई अंकुश ही ना हो, वो जो चाहे वो कर सके। ऐसा पावर किसके हाथ में था? भाई हम अगर इतिहास में देखें तो राजाओं के हाथ में था। ठीक है, इन हिस्ट्री द टर्म रेफर्स टू द फॉर्म ऑफ मोनार्कियल गवर्नमेंट। हिस्ट्री में अगर हम देखें तो ऐसा सब किसके हाथ में था? मोनार्कियल गवर्नमेंट, यानी राजा वाली गवर्नमेंट में ऐसा हुआ करता था। दैट वाज सेंट्रलाइज्ड, है ना, इनकी गवर्नमेंट सेंट्रलाइज्ड होती थी, केंद्रित सरकार होती थी। भाई राजा मान लीजिए, राजा ही तो सबका सर्वोसर्वा था। सेंट्रलाइज्ड अगर हम पावर देखें तो सारी राजा के हाथ में थी। ठीक है, मिलिटराइज्ड, इनके पास सेना होती थी, प्लस रिप्रेसिव भी होती थी। रिप्रेसिव मतलब दमनकारी, जो चाहे वो कर दे। आज बोले 100 मजदूरों को फांसी लगा दो, कोड़ा मार दो, इनसे ज़मीन छीन लो। रिप्रेसिव होती थी, है ना। तो इस तरह की गवर्नमेंट के लिए एब्सोल्यूटिस्ट वर्ड यूज़ किया जाता है। आगे आओ। इन सीरियोस
यूटोपियन विजन द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन। अब सूरो का जो था यूटोपियन विजन था। अब यूटोपियन का मतलब क्या होता है? यूटोपियन का मतलब होता है अ विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज सो आइडल दैट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। इतनी आइडल सोसाइटी, इतनी अच्छी सोसाइटी जो सच में नहीं हो सकती। उस समय के जिस समय फ्रेडरिक सूरो ने पेंटिंग बनाई थी, उस समय ये कल्पना करना भी एक यूटोपियन विजन ही तो था कि सारे राजा खत्म हो जाएंगे, सारी दुनिया आज़ाद हो जाएगी, देवी देवता ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं, खुश हो रहे हैं, भाईचारे का प्रतीक बने हुए हैं। ये सब एक यूटोपियन विजन था। ठीक है, आदमी बोलो आदमी उड़ने लगेगा, मेरा यूटोपियन विजन ही है। नहीं, यूटोपियन तो एक तरह ऐसे समाज की कल्पना होगी जो बहुत ही अच्छा है। चलो एक ऐसी फैमिली की कल्पना कर लेते हैं जहाँ कोई लड़ता ही ना हो, सब बहुत प्यार से रहते हों, एकदम लोग जो हैं एक दूसरे के लिए मरने मिटने को तैयार हो। लेकिन आज का समाज वाकई में ऐसा नहीं है, फैमिलीज ऐसी नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ होती है यूटोपियन विजन। ये कितना आइडल समाज जो है समझ लेना, अपने दिमाग में बना लेना एक ऐसी इमेज को जो सच में नहीं पॉसिबल है, इतना अच्छा नहीं हो सकता सब कुछ। तो अब वो बता रहे हैं कि इन सूरोज यूटोपियन विजन द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन। अब पहले डिस्टिंक्ट नेशन में थे ही नहीं लोग। पहले क्या होता था? राजा होते थे, बीच में राजा हो गया, ये सारी राजा की रियासत हो गई, कोई राष्ट्र नहीं होता था। जैसे आज हम बोलते हैं कि भारत एक राष्ट्र है, भारत की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भारत के लोगों के हिसाब से काम करती है, ना कि अपने हिसाब से काम करती है। पहले ऐसा नहीं होता था ना, पहले राजा है, राजा की जो है ज़मीनें होती थी। और आज क्या है, राजा को रात को सपना आया बाजू वाले की ज़मीन पर हमला कर दो, छोटा राज्य है, हमला किया और वो भी उसके अंदर आ गई। तो कोई डिस्टिंक्ट नेशन नहीं था कि यहाँ से यहाँ तक ये बाउंड्री है और यही ज़मीन जो है वो राजा की, ऐसा नहीं होता था। ठीक है, तो वो क्या कर रहे थे कि दुनिया जो है वो किस में चेंज हो गई है, ग्रुप हो गए डिस्टिंक्ट नेशंस में। जैसे कि आज है कि एक चीन है, एक नेपाल है, बांग्लादेश है, पंजाब है, ऐसे डिस्टिंक्ट नेशन आज हैं, पहले नहीं होते थे। पर वो विजन कर रहे हैं कि ऐसा हो जाए। आइडेंटिफाइड थ्रू द फ्लैग्स, और ये सब आइडेंटिफाई हम कैसे कर रहे हैं? इस लाइन में ये जो लोग आ रहे हैं हम इन्हें इनके फ्लैग से पहचान रहे हैं कि ये जर्मनी के लोग हो गए, ये कहाँ के लोग हो गए। इस तरह से हम इनको इनके फ्लैग से पहचान सकते हैं। प्लस हम इन्हें किस चीज़ से पहचान सकते हैं? भाई दुनिया के लोग जो हैं वो डिस्टिंक्ट नेशंस में बढ़ गए, इन नेशंस के अलग अलग फ्लैग होंगे, हम उनसे उन नेशंस को पहचानेंगे। इस तरीके की बातें वो कर रहे हैं। ठीक है, प्लस उनकी नेशनल कॉस्ट्यूम से पहचानेंगे। अब आज भी देखिए आप कि भारत के लोग जिस तरह से साड़ी पहनते हैं, राइट, तो ऐसा सारी दुनिया के लोग तो नहीं पहचानते। अब हम जाएँ कहीं तो हमें अलग से हमें एक पहचान है। ठीक है, हमारा कॉस्ट्यूम हमारी पहचान है। ऐसे ही वो बता रहे हैं कि दुनिया डिस्टिंक्ट नेशंस में बढ़ गई है, उन्हें हम उनके फ्लैग से पहचान सकते हैं, हम उन्हें उनके कॉस्ट्यूम से पहचान सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। लीडिंग द प्रोसेशन, अब भाई प्रोसेशन में, जुलूस में सबसे आगे कौन चल रहा है? वे पास्ट द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को पास करते हैं कौन निकल रहे हैं? द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड। यानी ये दिखाया गया है इनके सपने में, इनकी कल्पना में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से आगे निकल गए हैं यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड। इनके हिसाब से ये आज़ाद हो चुके हैं, विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट। ठीक है, इनके हिसाब से वो नेशन स्टेट बन चुके हैं। और अब फ्रांस की बात अगर वो कर रहे हैं तो फ्रांस आइडेंटिफेबल बाय रेवोल्यूशनरी ट्राइकलर। फ्रांस को अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं, तो किससे पहचान रहे हैं? कि उसका जो 3 रंगों का झंडा है ना, आप उससे पहचान लीजिए। लाइन में आपने ये देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड आगे चला गया और फ्रांस जो है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास है। पहचाना कैसे? हमने उसके 3 रंगों वाले झंडे से उसको पहचान लिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हमने यही बताया था पहचान कैसे हो रही है, झंडे से हो रही है, कॉस्ट्यूम से हो रही है लोगों की। शी इज़ फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी। शी किसके लिए आया? फ्रांस। ठीक है, शी किसके लिए आया? फ्रांस के लिए आया। तो फ्रांस को फॉलो कौन कर रहा है? जर्मनी। यानी कि फ्रांस के पीछे जर्मनी आ रहा है आज़ाद होने के लिए। जर्मनी में भी क्या था? जिस समय की ये बात हो रही है ना, जर्मनी था ही नहीं। जर्मनी क्या था? छोटे बहुत सारे ज़मीन के टुकड़े थे जिन पे अलग अलग राजाओं की रियासतें थी। लेकिन वहाँ पे अलग अलग जगह ना जितनी भी रियासतें थी वहाँ पे जर्मन भाषी लोग रहा करते थे, जो ये चाहते थे कि हम सब एक हो जाएं और हमारा पूरा एक नेशन स्टेट बन जाए। ठीक है, जैसे आज हमारे यहाँ ना राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, हरियाणवी, राइट, तो हमारा क्या है, सबको मिलाकर एक नेशन स्टेट भारत बना हुआ है। ऐसे ही जर्मनी तो बहुत ही ज़्यादा टुकड़ों में था, जर्मनी बहुत ही ज़्यादा टुकड़ों में था। और वो लोग क्या चाहते थे कि भाई ये सब मिलकर एक हो जाए, जगहें, ये रियासतें ख़त्म हो जाए। तो चलो अब आगे पढ़ो। जर्मनी बियरिंग द ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग। तो जर्मनी के पास क्या है? ब्लैक, रेड और गोल्ड कलर का फ्लैग है, हम उसे जर्मनी को पहचान सकते हैं। ठीक है, अब इंटरेस्टिंगली बात वही आ जाती है कि एट द टाइम व्हेन सूरो क्रिएटेड दिस इमेज, उस समय जिस समय सूरो ने पेंटिंग बनाई थी, द जर्मन पीपल डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज अ यूनाइटेड नेशन। वो थे ही नहीं यूनाइटेड नेशंस की तरह उस समय। ठीक है, द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप। लिबरल होप का मतलब होता है कैसे आज़ाद ख्याल, है ना,
उदारवादी ख्याल जिसे हम कह सकते हैं, उन लोगों के ख्याल में था कि जब ये सब इकट्ठा हो जाएगा तो इस तरह का फ्लैग हमारा फ्लैग कहलाएगा। लोगों में फीलिंग डालने के लिए कुछ ग्रुप्स ने क्या किया था, फ्लैग बना लिया था कि अब ये हमारा फ्लैग है और ये जर्मनी का फ्लैग कहलाएगा, ठीक है। तो ये जो फ्लैग दिखाया गया ये लिबरल होप्स का प्रतीक दिखाया गया आपको एक तरीके से। जर्मन पीपल डिड नॉट येट existed as a United Nations, and the flag they carry is an expression of liberal hopes in 1848. किस लिए? To unify the numerous German speaking principalities. यूनिफाई करने के लिए बहुत सारी जर्मनी बोलने वाली जो हैं प्रिंसिपैलिटीज़ थी उनको यूनिफाई करने के लिए इनटू अ नेशन स्टेट। और वो किस में बदलना चाहते थे? ये जो छोटी छोटी रियासतें हैं इनको मिलाकर एक पूरा नेशन स्टेट बना दिया जाए, जर्मनी बना दिया जाए। जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज इनटू अ नेशन स्टेट अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। डेमोक्रेटिक मतलब वही प्रजातांत्रिक कॉन्स्टिट्यूशन, प्रजा के हित को ध्यान में रखते हुए बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो वो यही चाहते थे कि जर्मनी में ना इस तरह का शासन हो जाए, ठीक है, प्रिंसिपैलिटीज हो जाए, नेशन स्टेट आ जाए अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। फॉलोइंग द जर्मन पीपल, अब जर्मन पीपल के पीछे कौन आ रहा है? पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया आ रहे हैं, द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज आ रहे हैं, लोमांडे आ रहा है, पोलैंड आ रहा है, इंग्लैंड आ रहा है, आयरलैंड आ रहा है, हंगरी आ रहा है, रशिया आ रहा है, और फ्रॉम द हेवंस जो आकाश से क्या आ रहा है? अबव क्राइस्ट, सैंड्स, एंजल्स सब गेज अपॉन कर रहे हैं सीन को, वो लोग देख रहे हैं। दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिम्बलाइज। किस लिए इन्होंने जो आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट हीरो हैं, उन्होंने क्यों यूज़ किया इन सबको, ऊपर आकाश में क्यों दिखाया? फर्टर्निटी की वजह से दिखाया, यानी कि वो क्या चाहते थे? भाईचारा दिखाना चाहते थे अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, की पूरी दुनिया। तभी तो इसको यूटोपियन विजन बोला है। कभी ऐसा तुमने सच में अपने जीवन में सुना है कि पूरी दुनिया में इतना एका हो जाए कि बस सब लोग जो हैं वो बिल्कुल ही प्यार से मिलकर जुल कर रहे हैं? हिंदुस्तान पाकिस्तान गले लगा ले बस एक दूसरे को। चीन के साथ तो बिल्कुल हम एकदम एक दूसरे के घर आना जाना हो जाए, इतना प्यार कभी देखा है आपने? नहीं ना। लेकिन ये अपने यूटोपियन विजन में ये सब मान कर चुके हैं कि दुनिया में बहुत एका है, इसलिए ऐसे सारे भगवान इकट्ठे दिखाए हैं ऊपर, ठीक है। दिस चैप्टर विल डील विद मेनी ऑफ द इशूज विजुलाइज्ड बाय द स्यूरो। अब स्यूरो ने बहुत कुछ विजुलाइज कर दिया और आपके लिए एक नया चैप्टर तैयार कर दिया। इस चैप्टर में आप ये पढ़ेंगे कि जो सपने उन्होंने देखे इस तरीके से धीरे धीरे वो हकीकत के रूप में आते हैं। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म जो है वो इमर्ज हो जाता है लोगों के अंदर, राष्ट्र प्रेम की भावना। नेशनलिज्म बेसिकली होता है राष्ट्र प्रेम की भावना, ठीक है। वो जागृत हो जाती है एज अ फोर्स, ऐसी ताकत बन के निकलती है वो, विच ब्रॉट अबाउट स्वीपिंग चेंजेस। कहाँ? बिल्कुल स्वीपिंग चेंजेस, मतलब इतना बड़ा बदलाव ले आती है वो। किसमें? इन दी पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ द यूरोप। यूरोप की पूरी राजनीति अल्टा पल्टी हो जाती है, लोगों का सोचने का तरीका अल्टा पल्टी हो जाता है। पहले क्या लोग सोचते थे? पहले सोचते थे हमारा राजा है और ये जो बोलेगा वो हम करेंगे, राइट। लेकिन बाद में क्या हुआ? समझ में आया ये राजा सही नहीं है, हमारी तो अपनी गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो लोगों का मेंटल जो है वो लेवल एकदम चेंज हो गया ना, सोचने का नज़रिया बदल गया ना, सही और गलत की पहचान हो गई, उनको थोड़ा नॉलेज आ गई। और पॉलिटिकल सिस्टम कैसे चेंज हुआ? सारी पावर राजा के हाथ में से निकली और लोगों के हाथ में आ गई, तो पूरा पॉलिटिक्स ही बदल गया। द एंड रिजल्ट क्या होता है कि लोगों ने की सोच इतनी बदली, पॉलिटिकल चेंजेस आए, तो इसका एंड रिजल्ट क्या निकला? दीज चेंजेस वॉज इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट। अब नेशन स्टेट बन गए किसकी जगह? इन प्लेस ऑफ मल्टी नेशनल डायनेस्टीज एम्पायर्स ऑफ यूरोप। मैंने क्या बताया आपको? यूरोप में छोटी छोटी रियासतें थी, राजाओं की प्रिंसिपैलिटीज़ थी। अब उनकी जगह क्या बन गए थे? नेशन स्टेट। ये बहुत बड़ा बदलाव आया जब लोगों ने क्रांति करी, तो राजाओं की जो रियासतें थी वो क्या हुई? वो नेशन स्टेट में कन्वर्ट हो गई फिर, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ मॉडर्न स्टेट। अब मॉडर्न स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या था? इन विच एक सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज होती थी, सॉवरन कंट्रोल होता था ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी पे। ध्यान से सुनो, ठीक है। देखो, मॉडर्न स्टेट में ये होता था कि सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज होती थी, मतलब कि राजा के हाथ में पूरी सेंट्रलाइज्ड पावर होती थी। जैसे आज हम बोलते हैं पूरे भारत का जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ पर है? दिल्ली में है ना, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। यानी कि सारा जो मेन काम चलेगा पूरे देश को चलाने का, कहाँ से चलेगा भाई? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, दिल्ली है ना, वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे बैठते हैं, वहाँ से चलता है, ठीक है। लेकिन उस समय का क्या था? सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट एक्सरसाइज कौन करता था? राजा के हाथ में होती थी। मॉडर्न स्टेट में क्या होता था? राजा के हाथ में होती थी, ठीक है। ध्यान से समझते चलना, इस चैप्टर को धीरे धीरे समझना। कॉन्सेप्ट ऑफ ये था इसका मॉडर्न स्टेट का कि सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज होती थी और सॉवरेन कंट्रोल ओवर अ क्लियरली डेफिनेट है। देखो, सॉवरेन कंट्रोल का मतलब होता है एक अधिकार हो जाना। अब उस ज़मीन पर राजा का अधिकार रहता था, लेकिन बाहर कोई भी उन पे शासन नहीं कर सकता था, ठीक है। आज भारत पे हमारी गवर्नमेंट का सॉवरेन कंट्रोल है, ना तो हम भारत के बाहर कहीं कुछ किसी के ऊपर जाके शासन कर सकते हैं, ना भारत में कोई और शासन कर रहा है, ठीक है। तो उस समय राजा की जो पूरी रियासत होती थी उस पर राजा ही शासन कर पाता था, बाहर से इसका कोई कंट्रोल नहीं था, कोई ना नहीं चलाता था उसको। तो क्या हो रहा है? सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज हो रही है, सॉवरेन कंट्रोल ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी की, मतलब ये ज़मीन जो है ये
हमारी है, राजा की है, और इसकी जो प्रजा है वो राजा के अंडर में है, ठीक है। अब क्या होता है, हैड बिन डेवलपिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फिर क्या होता है, क्लियरली डिफाइन कर रहे हैं, हैड बिन डेवलपिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप। धीरे 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 ये डेवलप हुआ था, ऐसा पहले नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे फीलिंग लोगों में डेवलप होने लगी। बट अ नेशन स्टेट क्या होता है, वॉज वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन, मतलब जो लोग होते हैं ना, ज़्यादातर जो लोग होते हैं, नॉट ओनली इट्स रूलर, राजा ही नहीं, केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। देखो आज मोदी जी को बोलो, मोदी जी क्या बोलेंगे, मैं भारतीय हूँ, राइट। पब्लिक क्या बोलेगी, हम भी भारतीय। कॉमननेस है, राइट, कॉमननेस है, ये फीलिंग का डेवलप होना, ठीक है। तो नेशन स्टेट कैसे बनते हैं, जब ज़्यादातर लोग, ठीक है, कुछ तो आज भी दगाबाज होंगे, बट मोस्टली लोग क्या बोलते हैं, मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन्स और जो रूलर है, हम लोगों में कॉमननेस रहती है, हमारे अंदर डेवलप होता है सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। तुम भी भारतीय, मैं भी भारतीय, भारत का राष्ट्रपति भी भारतीय, ये सब होता है कॉमननेस। एंड शेयर करते हैं हम सेम हिस्ट्री। आपके भी पूर्वज भगत सिंह जी, जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, ये सारे लोग हैं, हमारे भी वो हैं, डिसेंट वगैरह भी, ठीक है। हमारा इतिहास, हमारे पूर्वज, सब मतलब कॉमन है एक तरीके से। द कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम द टाइम इमॉर्टल। बट देखो ये कॉमननेस लोगों में पहले नहीं थी। पहले लोग क्या समझते थे, हमारा राजा है और हम इसके अधीन हैं, ये वाला राजा मर गया तो जो नया बनेगा हम उसके अधीन है। कोई कॉमननेस आपस में ऐसे नहीं थी। जैसे आज हम गुजरात जाएं, राजस्थान जाएं, तो सबका एक कॉमननेस क्या है कि हम सब भारतीय हैं, लेकिन पहले लोगों में ऐसे कोई कॉमननेस नहीं थी। तो ये कैसे आई, इट वॉज फोर्स थ्रू स्ट्रगल्स, बहुत सारे स्ट्रगल लोगों को करने पड़े, थ्रू दी एक्शंस ऑफ लीडर्स ने बहुत कॉमननेस क्रिएट करने की कोशिश करी लोगों के अंदर, एंड द कॉमन पीपल, सब ने मिलकर बहुत कोशिश करी थी। दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेसेस, बहुत अलग अलग प्रोसेस रहे थे, थ्रू विच नेशन स्टेट एंड नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग इन 19th सेंचुरी इन यूरोप, जिससे हम धीरे धीरे समझ पाएंगे कि किस तरीके से जो मोनार्कियल सिस्टम खत्म हुआ और नेशन स्टेट्स जो हैं वो दुनिया में बने। पब्लिसाइड का मतलब क्या होता है, अ डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ द रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल। एक प्रपोजल निकाला गया कि चलो भाई मान लीजिए संडे की छुट्टी खत्म कर दी जाए, पब्लिक बोलेगी यस खत्म कर दी जाए, पब्लिक बोलेगी नो नहीं खत्म कर दी जाए। इसको बोलते हैं, इस तरीके से डायरेक्ट वोट लिया जाता है कि कितने लोग कह रहे हैं यस, कितने लोग कह रहे हैं नो, उसको पब्लिसाइड बोलते हैं। और एक अर्नेस्ट रेनन के बारे में पढ़ लीजिए, तो ये क्या है, ये फिलोसोफर थे ये फ्रांस के, ठीक है। तो फ्रेंच फिलोसोफर थे, मेन तो इनके बारे में यही पढ़ना था, इन्होंने नेशन स्टेट की डेफिनेशन वगैरह दी थी, ठीक है। तो ये एक बार आप अपने आप देख लेना, बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं है, तो बस ये कौन थे वो इंपॉर्टेंट है। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।